हाँ भाई, क्या हाल है भैया। आपने देखा कि पाकिस्तान इसमें सुरखुरू रहा। अब ज़ाहिर अगली पार्टी इसको बिल्कुल नहीं मानेगी। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को जज करने का सबसे आसान तरीका है कि पार्टी ए इनका मकासद क्या थे, पार्टी बी इनके मकासद क्या थे और कौन उसमें कामयाब रहा। ठीक है, अगर इस पार्टी का था कि जी हमने फलाने फलाने जगह टारगेट करना है, फलाने फलाने जगह फलाने फलाने बंदे हमने टारगेट किए हुए, क्या वो अचीव हुआ। दूसरी पार्टी का था कि जी हमने डिफेंड करना है, इंटरसेप्ट करना है, घुसने नहीं देना और मुंह तोड़ जवाब देना है और साथ में हमले करने हैं। तो कौन से वाली के मकसद पूरे हुए और कौन सी वाली के नहीं हुए, दिस इज द सिंपलेस्ट पैरामीटर। लेकिन वही वाली बात है, जब ईगो आ जाती है तो ईगो के आगे कुछ नहीं आता। और फेक न्यूज की दुनिया है, हमने देखा कि किस तरह ये सिचुएशन पहलगाम अटैक से चली। इसको पूरा हम कवर करते हैं कि किस तरह फेक न्यूज, फिर पानी की बंदिश, फिर मीम वॉर, फिर उसके बाद जो है ड्रोन का अटैक, फिर उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या रहा, पाकिस्तान में लोगों की क्या फीलिंग्स थी। ज़ाहिर ओवरसीज पाकिस्तानी बड़े परेशान थे। तो इसको पूरी चीज को दोबारा रिकैप करते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने कहा, पहलगाम में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसकी पाकिस्तान में हर जी शऊर इंसान ने मजम्मत की, लेकिन विदाउट एनी एविडेंस इंडिया ने उसकी आड़ में पाकिस्तान पे हमला किया, सिविलियंस पे हमला किया और बच्चे भी उसमें मरे। और हमने देखा किस तरह अफसोसनाक तरीके से दूसरी साइड पे कुछ लोगों ने उसको सेलिब्रेट किया और बोला कि ये फ्यूचर टेररिस्ट थे जो हमने मारे हैं। बच्चे बच्चे होते हैं, लेकिन इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करना ये किसी जी शऊर इंसान की तरबियत उसको इजाज़त नहीं देती। बट अब क्या कर सकते हैं, दुश्मनी ऐसे मिले। खैर, और फिर उसके बाद जो फिर एक सिलसिला चला कि जी पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद कर दी, इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो मुअत्तल कर दी और पानी बंद करने की धमकी दी। पानी बंद होना हमारे तो हिस्ट्री में होता ही चला आ रहा है। और जिसने हिस्टोरिकली मुसलमानों की हिस्ट्री में अगर बात करें पानी बंद किया, वो कभी भी सुरखुरू नहीं हुआ और हिस्ट्री ने एक बार फिर दोबारा रिपीट हुई। फिर उसके बाद जो है कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया। इंडिया को ज़रा लगा, हिम्मत बढ़ी कि हमने 9 जगह अटैक किया है और सामने से कोई जवाब नहीं है तो चलो और करते। एक चीज़ जो बड़ी मैं अप्रिशिएट करता हूँ हमारी फोर्सेस की, उन्होंने पिछले अरसे में भी ये मैंने चीज़ एक पैटर्न नोटिस किया है। एक वाकया होता है, उसकी एक सरसरी सी शुरली छोड़ी जाती है कि जी हमने ये किया है, लेकिन इदारा कभी भी जो है आके उसको नहीं कहता। ठीक है, एक आए बाएं शाएं चल रही होती हैं चीजें। ठीक है, दूसरी पार्टी फेक न्यूज का धंधा फुल गर्म करके रखती है कि नहीं ये झूठ है, झूठ है, झूठ है, ऐसा नहीं हुआ। जब यहां से मुद्दा इतना गर्म हो जाता है कि ये हुआ ही नहीं और पूरी इंटरनेशनल मीडिया को बता दिया जाता है कि जी ये झूठ है, फिर 2 दिन बाद ये 48 घंटे खामोश रहते हैं, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब झूठ क्या दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। भाई ये यहाँ पे हुआ है, ये इनकी कॉन्वर्सेशन नहीं है। इसमें सामने वाली पार्टी ज्यादा गंदी होती है। एक तो होता है ना कि जी वाकया हुआ, इसने बोला नहीं हुआ, आपने बोला हुआ और फिर जो भी प्रूव हुआ बात हो। एक होता है कि जी 2 दिन अगलों का पूरा मीडिया बोलता रहा, चीखता रहा और उनके बड़े बड़े जो है रिस्पॉन्सिबल लोगों की तरफ से ये बातें कही गई। 2 दिन के बाद, 48 घंटे के बाद जब जो है ना चीजें सामने रखी जाती हैं तो ये तमाचे से कम नहीं होता। और जैसा कि इंटरनेशनल मीडिया को बिठा के एक खूबसूरत सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया गया कि जी ये हुआ है और ये इनके नुकसानात हुए। तो पहले ये क्लेम किया गया कि पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के 5 जहाज़ों को निशाना बनाया गया, जिसमें 3 रफाले, एक MiG-29 और एक Su-40 था, जिसके डिनाई करते रहे। और फिर उसके बाद जब प्रूव किया गया तो फिर ये सच सामने आया। इनकी टोटल कॉस्ट, रफाले एक $228 मिलियन का होता है और मिग और Su जो है लगभग 30 से 40 मिलियन डॉलर ईच होते हैं। तो ये टोटल कॉस्ट $965 मिलियन यानी ऑलमोस्ट $1 बिलियन इंडिया को कॉस्ट हुआ इन 5 जहाजों की सूरत में। और रही बात ड्रोन की, तो मुझे हमेशा इलॉन मस्क की ट्वीट याद आती है कि द नेक्स्ट एयर सुपीरियोरिटी इज द ड्रोन सुपीरियोरिटी। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में जब जहाजों का इनखला शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर में और जब इनको इस्तेमाल किया गया, बाय द वे फन फैक्ट, पहली वर्ल्ड वॉर में जहाजों में चूंकि गन नष्ट नहीं हो सकती थी क्योंकि वो उनके जो पंखे हैं, प्रोपेलर है, उसी पे गोली लगती थी, तो एक जहाज दूसरे जहाज के ऊपर आता था और ईंटें मारते थे कि पायलट के सर पे लगे और फिर वो मर जाए। ये भी एक दौर था। फिर उन्होंने एक गन इजाद की जो कि इतनी वेल सिंक्रोनाइज थी कि वो प्रोपेलर के बीच में से गोलियां निकलती थी। खैर, फन फैक्ट चलते रहेंगे। तो फिर ड्रोन सुपीरियोरिटी की अगर बात करें तो ड्रोन आज हम देख रहे हैं यूक्रेन वॉर में किस तरह इस्तेमाल किया गया, इसराइल उसका किस तरह इस्तेमाल करता है। और हैरप ड्रोन्स, ये भी इसराइली टेक्नोलॉजी जो इंडिया जिसके बेस पे जो है ज़्यादा एक्शन कर रहा था, हमने देखा एक ड्रोन जो है तकरीबन $7 लाख का पड़ता है, जो कि लगभग 19 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। इंडिया ने लगभग 77 यानी 77 ड्रोन्स भेजे जो पाकिस्तान एयरफोर्स क्लेम करती है उनको इंटरसेप्ट करने में, डिफेंड किया। तो ये लगभग जो है तकरीबन 15 अरब पाकिस्तानी रुपए की ये लागत बनी। तो मतलब सिर्फ जेट्स की मद में $1 बिलियन और 15 अरब रुपए जो हैं, ये सिर्फ ये मोटा मोटा खर्चा मैं आपको बता रहा हूँ। ड्रोन्स की अगर हम बात करें तो ये हैरप ड्रोन की जो खासियत है, तो एक 23 किलो का लगभग
पेलोड लेके जाती है और ये धमाका कर दिया। लेकिन इसको पर्पसफुली नॉइजी बनाया जाता है। ये कुछ ड्रोन होते हैं, बड़े खामोश ड्रोन होते हैं, वो आ जाते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं, लेकिन इसको जानबूझ के इसमें इसकी कैपेबिलिटी होती है कि ये शोर पैदा करे ताकि एक डर का माहौल रहे। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इसकी वजह से काफ़ी डर का माहौल रहा। और पाकिस्तान में जब हम देख रहे थे कि किस तरह हर मेजर शहर में, कराची में मलीर तक पहुंच गया, पिंडी स्टेडियम तक पहुंच गया, लाहौर में चले लाहौर बॉर्डर से करीब है, बरकी रोड DHA 7-8 फेज़ 8 में गया, सियालकोट में गया, पिंडी इस्लामाबाद तक G9 में अगर वो गिरा तो I8 तक उसकी आवाज़ सुनाई दी गई। और लोग पूरी रात, ये जो परसों की रात थी 9 मई की, 9 और 10 की जो दरमियानी शब थी, ये काफ़ी स्ट्रेसफुल रही पाकिस्तानियों के लिए। जाहिर है एक इमिनेंट वॉर आपके सर पे थी। और मेरे तो घर के सामने ये पीछे खिड़की से पोर्ट नज़र आता है, वही पोर्ट जो कि क्लेम कर रहे थे कि जी पाकिस्तान का तबाह कर दिया गया है, फलाना ढिमकाना। मैंने उसी वक्त खड़े खड़े वीडियो बना के दिखा दिया। और यही वजह है कि पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स को, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को, पाकिस्तानी चैनल्स को, सेलिब्रिटीज़, म्यूजिशियंस, सबको ब्लॉक किया गया ताकि फेक न्यूज़ का धंधा जो वहाँ से चलना था उसी में अपनी ऑडियंस को उसी सुरूर में रखें, उसी बॉलीवुड के नशे में रखें कि जी एक सनी देओल आता है और पूरा टैंक लेके लाहौर में चढ़ जाता है, या एक अक्षय कुमार या एक कंगना रनौत आती है और वो बेड़ा गर्क कर देती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और देखिए रही बात फेक न्यूज़ की, तो एक अफसोस होता है। देखिए मैंने हमेशा बारहा इंडिया की हर किस्म की अचीवमेंट को अपलॉड किया है जहाँ पे एक तरफ सेंटिमेंट बड़ा एंटी रहता है। मैंने हमेशा, चाहे वो चंद्रयान की बात हो, जब चंद्रयान 2 गिरा था, जब हमारे IT मिनिस्टर तक उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन मैंने फेवर में बात की थी कि आज चंद्रयान 2 फेल हुए तो चंद्रयान 3 शायद कामयाब हो जाए, और जो कि वो हुआ। और उस पर भी मैंने एक कॉन्ग्रेचुलेटरी वीडियो बनाई। वी ऑलवेज इनकरेज कि जब भी कोई अच्छी न्यूज़ आती है पड़ोस से, चाहे वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में हो, चाहे तालीम की दुनिया में हो, हम अप्रिशिएट करते हैं और हमें अच्छा लगता है, खुशी होती है कि इस रीजन से इस तरह का टैलेंट उभर के बाहर आ रहा है। लेकिन जहाँ हम फिर इस तरह के मामला देखते हैं तो फिर अफसोस होता है कि एक मुल्क जहाँ पे तालीम इतनी ज़्यादा है, इतने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, IIT है, IIM है, और इतने बड़े बड़े दिमाग निकलते हैं, वो किस तरह मीडिया के हाथों जो है बेवकूफ़ बना दिए जाते हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। देखिए What hurts me the most is पाकिस्तान was thriving pre-ZR टाइम जो है, अगर हम देखते हैं कि हर मेट्रिक में, हर डोमेन में पाकिस्तान was thriving, लेकिन फिर ग्लोबल पावर्स को यहाँ पे एक्शन चाहिए था। अब इसमें मैं ग्लोबल पावर्स को ब्लेम नहीं करता, ब्लेम हम पे, हम बने क्यों बेवकूफ़, राइट? बेवकूफ़ बनाने वाला तो बनाएगा, उसका काम है, हम क्यों बने, राइट? तो फिर यहाँ पे जो है फंडामेंटलिज्म और ये आपकी रेडिकलिज्म का तड़का लगाया गया। और लेकिन ये उस दौर की बात है जब एक TV चैनल था, एक रेडियो चैनल था, इंटरनेट नाम की कोई चीज़ नहीं थी, किताबें रातों रात बदल दी गई, और फिर उसके बाद इर्रिवर्सिबल डैमेज जो पाकिस्तान को हुआ, आज तक हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। उस फनाटिसिज्म की वजह से हमने कितनी जानें गंवाई और आज भी हम उसे करें। मगर आज हम देखते हैं कि वही उसी किस्म का नैरेटिव जो है बिल्ड किया जा रहा है, लेकिन इंटरनेट के दौर में जहाँ हर चीज़ 2 मिनट में, आप ग्रॉक भी है, चैट GPT भी है, डीप सीक भी है, आपके सामने सच 2 मिनट में सामने आता है। लेकिन इस इंटरनेट के दौर में भी, और इतनी बड़ी इंटरनेट पेनिट्रेशन है इंडिया में, वहाँ पे इस सब टेक्नोलॉजी के बावजूद लोगों को किस तरह मैनिपुलेट किया जाता है। सो रादर देन पाकिस्तान से आपकी एक दुश्मनी है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे आपके अपने मीडिया ने जो आपके साथ दुश्मनी की है, आपको जिस तरह धोखे में रखा है, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट टू सी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, एज अ पाकिस्तानी मुझे तो बड़ा दुख हुआ कि यार मेरे ही दोस्त हैं, इतने सारे लोगों से प्यार भी मिलता है, फैंस भी हैं, उनसे मेरी बातचीत भी रहती है, मगर वो किस तरह एक ज़रा सा तड़का लगता है और वो सारी तालीम और वो सारा एजुकेशन और वो सारा एक्सपोजर 2 मिनट के अंदर गुल कर दिया जाता है, वो भी इंटरनेट के दौर में। सो दैट वाज वेरी वेरी सैडनिंग टू सी। और फिर जिस तरह का रिएक्शन, जाहिर है जिंगोइज़म जो है जब वो आता है तो फिर तमीज़ तहजीब पीछे रह जाती है और फिर वो एक बंदा दूसरी दिशा में निकल जाता है। लेकिन यहीं पे तालीम और तरबियत आपका हथियार होता है जो कि आपको चीज़ों से दूर रखता है और फ़र्क, सही गलत और अच्छे बुरे में फ़र्क ज़ाहिर रखता है। लेकिन इस मिट्टी में और इस खमीर में ही शायद जज्बातियत कुछ ज़्यादा है कि हम हर चीज़ को बालाए ताक यानी कि पीछे रख देते हैं और फिर अपना इमोशंस जिस तरह के भी हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो सामने आते हैं। तो फेक न्यूज़ का धंधा यहाँ भी चला है, आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई, यहाँ पे भी चला है, यहाँ पे भी कुछ ने दिल्ली पे पहुँचा दिया था हमें। लेकिन और वीडियो गेम की एनिमेटेड वीडियोस हमारे अकाउंट से भी शेयर की गई हैं, बिल्कुल हमने देखा है ट्विटर पे। लेकिन आपसे ज़्यादा उम्मीद रखी जाती है, ज़रा तालीम वहाँ पे ज़्यादा है, रैशनैलिटी ज़्यादा है शायद। हम तो चले हैं ही फंडामेंटल या रेडिकल, आप तो नहीं है। लेकिन जिस तरह हमने देखा कि आपको भी इतनी आसानी से
बना दिया गया। दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। और वैग द डॉग एक फिल्म मैंने कोई 6 साल पहले भी जब स्कर्मिश हुई थी इंडिया की तरफ से, तब भी मैंने जिक्र किया था कि वैग द डॉग एक फिल्म है रॉबर्ट डी नीरो और डस्टिन हॉफमैन की। इस बार भी काफ़ी मेंशन किया गया बहुत सारे अकाउंट से कि जिसमें स्पिन डॉक्टर्स होते हैं, किस तरह वो असली मुद्दे से आपको हटाने के लिए वॉर का नाटक छेड़ते हैं और फिर पूरी कौम को उधर लगा लेते हैं, फिर यू डोंट क्वेश्चन योर ओन राइट्स। हमारे यहाँ भी जो है इस तरह की चीज़ें कर दी जाती हैं, फिर लोग भूल जाते हैं अपनी सिविल लिबर्टीज़ और भूल जाते हैं दूसरी चीज़ें और एक तरफ लगा दिया जाता है। सो आपसे ज़रा ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा सिचुएशन। और मीम्स की अगर बात करें तो भैया मीम के गेम में तो फिर हमसे आगे कोई भी नहीं है। हमने इतना भाई हमारे देखें 90s का तो मैं हूँ ना, मतलब 80s में मैं पैदा हुआ तो 90s में मैं जवान था। इतना हमने ट्रॉमा देखा है कराची में, इतना हमने लाशें, इतने हमने मसले मसाइल, फिर वॉर ऑन टेरर, फिर उसके बाद एक टेररिज्म की वेव, इतना कुछ देखा है लोगों ने कि हमारी वो हिस्स ही, यहाँ बम फटता है लोग उधर ही भागते हैं, जहां ड्रोन गिरा पब्लिक वहीं भाग रही थी, लोग तो ड्रोन चोरी करके घर भी ले गए। वहां कल एक वॉइस नोट चल रहा था कि भाई खुदा के वास्ते ड्रोन वापस कर दें, उसको जरा रिवर्स इंजीनियर करना है, स्टडी करना है, देखना है। लोग अपने घरों में ले गए, मिसाइल समेत ले गए घरों में। अजीब पब्लिक है। तो भाई हम उल्टे दिमाग के, तो मीम्स का जो दौर जो जिस तरह चला है और लोगों ने बड़ा लाइटली लिया, लेकिन उसकी एक बुनियादी वजह ये भी है, लोगों को कॉन्फिडेंस भी है अपनी आर्मी पे, अपनी एयरफोर्स पे। और एयरफोर्स हमारी इन प्रैक्टिस रही है, ये पिछले 20 साल से काम कर ही रहे हैं, चाहे वो टीटीपी के खिलाफ हो, चाहे वो अफगानिस्तान में टेरर हाइडआउट्स पे अटैक हो या जो भी हो। पीएफ हमारी रही है। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया शायद भरपूर तैयारी से नहीं आया, आपने इतनी चीज़ें अभी प्रैक्टिस नहीं की हैं, हम तो 20 साल से लगे हुए हैं, तो इसलिए ज़रा हमारा हाथ ज़रा साफ है। एक और चीज़ कही जा रही है कि चूंकि इंडिया के पास टेक्नोलॉजी थोड़ी इसराइल की, थोड़ी रशिया की, थोड़ी यहाँ की है, तो वो टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट नहीं होती। और जब वो इंटीग्रेट नहीं होती, जैसे फॉर एग्जांपल अगर चाइना का एक हम लेते हैं रेडार सिस्टम जिसमें फीड हुआ है कि भाई अमरीकी प्लेन ये है, तो जहां नजर आए उसको डिटेक्ट कर लेना, उड़ा देना। तो हमारे पास F-16 भी है, अगर वही हम F-16 उड़ाएंगे और हमने चाइना के रेडार के साथ इंटीग्रेट नहीं किया हुआ, वो तो उसी को एनिमी समझेगा और उसी को हिट करेगा। यही मसला इंडिया में आ रहा है कि जी इसराइल की चीज़ें भी उड़ रही हैं, उधर से रशिया का माल भी आ रहा है, इधर से फ्रेंच माल भी आ रहा है, तो अंदर ही अंदर काफ़ी कंफ्यूजन है। अभी उस इंटीग्रेशन में काफ़ी टाइम था, लगभग इंडिया ने शायद थोड़ी सी उसमें जल्दी कर दी। और एयरफोर्स ने हमारी कभी भी हमें निराश नहीं किया, हमेशा देर सुपर प्रोफेशनल। और जिस तरह हम देखते हैं, मतलब आउट नंबर्ड थे, आधे नंबर, मतलब इधर से 40 है तो सामने से 80 थे, उसके बावजूद सामने वाली पार्टी को हिट किया और खुद अनस्क्रैच और अनस्कैथर्ड वापस आए हैं। और यही प्रोफेशनलिज्म है जो कि नज़र आता है। चाइना का माल जिसको दुनिया बोलती है चल गया तो चांद तक वरना शाम तक। अच्छा, यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे मैं बिलीव नहीं करता, लेकिन कुछ चीज़ें जो कि समझ आती हैं। देखें, ग्लोबल अफेयर्स जो है वो चलते हैं वॉर इकोनॉमी पे। अब वॉर इकोनॉमी चलती है कि भाई किसका माल ज़्यादा अच्छा चल रहा है। अमेरिका सबसे बड़ा सेलर है हथियारों का पूरी दुनिया में। सऊदी को ट्रंप ने पिछली बार भी $100 बिलियन का मतलब टीका लगा दिया था सऊदी को कि भाई हमसे माल खरीदो, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई चाइना की चीज़ जो है, चाइना की क्वालिटी, रफाले जो कि रफाइल वो जिस तरह भी आप प्रोनाउंस करते हैं, जो कि 4.5 जनरेशन का इस वक्त का सबसे लीथल जेट माना जा रहा है, यूरोपियन टेक्नोलॉजी, फ्रेंच टेक्नोलॉजी, उसको अगर चाइना का माल गिरा रहा है तो उसका तो स्टॉक होगा डाउन, चाइना की मंडी गर्म हो जाएगी, सारे आएंगे चाइना का माल लेने। अब ये जो छोटी मोटी स्कर्मिशेस होती हैं, ये बाय द वे सारे मुल्क अपने अपना माल भी चेक करवा रहे होते हैं। आपको याद होगा जब अफगानिस्तान से यूएस निकल रहा था तो स्वीडन ने रिक्वेस्ट की थी कि भैया हमने अपने जेट्स चलाए नहीं है, थोड़ा हम प्रैक्टिस कर लें आके। ये हाल है ये इसी महज़ब यूरोप का जो कि इंसानी हुकूक के उसमें मारे जाते हैं। इनकी आप हरकतें देखें, स्वीडन ने अपने प्लेन्स टेस्ट किए थे अफगानिस्तान के ऊपर बमबारी करके। तो इसी तरह इस तरह के जो मामलात होते हैं, यहाँ पे हर मंडी चाहती है कि यार हमारा हथियार चले, थोड़ा बोइंग के ज़रा ऊपर निकल जाए, थोड़ा रेथियन के शेयर ऊपर निकल जाए, या पता चले किसका माल चल रहा है किसका नहीं। अब जब अमेरिका ने देखा कि भाई वही अमेरिका जिसने ट्रंप ने बोला कि ये तो 1500 साल से लड़ रहे हैं, ट्रंप भी जो है ना अमेरिका के खान साहब है, जर्मनी जापान बराबर करते थे, तो ट्रंप ने बोला ये तो पाकिस्तान इंडिया 1500 साल से लड़ रहे हैं, तो खल्ली वल्ली हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब देखा कि चाइना का माल यूरोप का माल गिरा रहा है तो सारी दुनिया तो चाइना का माल खरीदने जाएगी, तो अमेरिका का माल कौन खरीदेगा। तो यहाँ पे वॉर जो इंडस्ट्री है यही दुनिया को चलाती है और अमेरिका को भी वही चलाती है। इसलिए अमेरिका की 200 साल तारीख में, सॉरी 200 नहीं 70, हाँ 200 साल तारीख में जो है अमेरिका लगभग सिर्फ 15 साल
बगैर वॉर के रहा है, वो हर वक्त वॉर में ही रहते हैं। तो ये एक स्पेकुलेशन है कि इस वजह से ट्रम्प इंटरवीन किया, ट्रम्प फजूल में हीरो हो गया। ना 3 में ना 13 में। कहा जा रहा है सऊदीज भी इंगेज थे, टर्क्स भी इंगेज थे, कतर ने भी कोई रोल प्ले किया है, लगभग यूएई ने भी कोई रोल प्ले किया है, ताकि ये मामला ज़्यादा गर्म ना हो, इसको यहीं पे ठंडा करें। हो गया, सामान टेस्ट कर लिया, तुम अपना इलेक्शन देखो, तुम अपना बजट देखो, खल्ली वल्ली। एक और चीज़ जो कही जा रही है, अगेन इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, सो कंस्पिरेसी थ्योरी में नहीं जाऊंगा, कि अपेरेंटली हमारे पास एक इंडियन फीमेल पायलट हमने कैप्चर की है। अब इसकी ज़ाहिर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ट्विटर पे ही चीजें चल रही हैं। कहा यह जा रहा है कि क्या पता पाकिस्तान ने अटैक तो किया, लेकिन उसके बाद वो दिखाया कि भैया दूसरा अभिनंदन, अभी पहले अभिनंदन के अभी तक मीम चल रहे हैं, चाय वाले, ये वाले, फलाना ढिमकाना, अब ये दिखा दे तो और जलील हो जाएगी इंडियन गवर्नमेंट अपनी आवाम के सामने। तो ब्रोकर कर रहे हो डील, या फिर हम इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आए। तो कहा यह जा रहा है कि क्या पता वो लेवरेज दिखा के, पाकिस्तान ने वो पत्ता दिखा के कि भैया दोबारा जलील हो जाओगे गवर्नमेंट में, अभी इसको ले जाओ और इसको बंद करो। क्या पता ये ब्रोकर, मतलब दीज आर ओनली स्पेकुलेशंस, मैं किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरफ नहीं जा रहा। तो फिर ट्रम्प ने कराया सीज फायर, और उसके बावजूद कुछ कामिकाजी ड्रोन्स, जो कि पहले ही इंडिया ने ड्रोन्स छोड़े और सीज फायर कर दिया, अब बोला कि जी चूंकि ये कामिकाजी ड्रोन है, ये वन वे फ्लाइट पे जाते हैं, तो ये अपना टारगेट अचीव ही करते हैं या इंटरसेप्ट होते हैं। तो वो ड्रोन कल रात 11 बजे तक पेशावर में स्पॉट होते रहे और उनको इंटरसेप्ट किया जाता रहा। तो उसको दोबारा वायलेशन देखा जा रहा था सीज फायर का, लेकिन फिर वो न्यूट्रलाइज कर दिए गए और उसके बाद कोई खास नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान का इस पूरे उसमें लगभग 40 से 60 के करीब सिविलियन प्लस मिलिट्री डेथ्स हुई हैं, डेथ टोल रहा है। इंडिया का डेथ टोल में इस वक्त मुझे नहीं मिल सका, सो मेरे पास कोई ऑफिशियल नंबर नहीं है। इंडिया क्लेम कर रहा है कि उन्होंने कोई JF-17 थंडर गिराया है, पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की कोई कंफर्मेशन नहीं है। पाकिस्तान स्टैंड्स फर्म ऑन द पॉइंट के हमारा कोई भी प्लेन डाउन नहीं हुआ है, सब ने अपने मिशन पूरे किए हैं। और जो जिस तरह PAF ने प्रोफेशनलिज्म दिखाया है, और नॉन सिविलियन ओनली स्ट्रेटेजिक टारगेट्स, कहीं पे कोई डिपो था किसी मिसाइल का, उस पर कभी कोई बेस पे फलाना ढिमकाना, सिर्फ पावर दिखाई, सिर्फ ये दिखाया कि देखो यहाँ तक अगर आ सकते हैं तो और आगे भी जा सकते हैं। तो ये एक मैसेज था, और सीधा सीधा फर्म मैसेज, जिसके बाद फिर इंडियन गवर्नमेंट बौखलाहट का शिकार हुई। सुबह 5:30 बजे 10 मई को सुबह 5:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, जिसको उन्होंने शायद गालिबन 5 घंटे आगे किया, बिकॉज दे वर वेइंग इन ऑप्शंस कि यार अब क्या करना है। इंडियन गवर्नमेंट क्लियरली घबरा गई और उनको ये एडवेंचर बैकफायर किया। अगर इस पूरे मुद्दे को देखें तो जाहिर है इंडिया को इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं आवाम का खून गर्म करने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए। जियो हॉटस्टार ने तो भैया ऑपरेशन सिंदूर के राइट्स खरीद लिए थे, क्योंकि वो जाहिर है उनको पता है अगले 500 करोड़ की फिल्म हमारी रेडी हो जाएगी, तो क्यों ना हम इसको करें। उनको पब्लिक बैकलैश, विच इज़ ग्रेट टू हेयर, इंडिया की तरफ से ही पब्लिक बैकलैश इतना आया, उन्होंने उसको विड्रॉ किया कि यहाँ पे इंसानों की जानों का ज़िया हो रहा है और तुम अपने इसको एज अ फिल्म अपॉर्चुनिटी देख रहे हो। तो ऑपरेशन सिंदूर का जो टाइटल था उससे उनको विड्रॉ करना पड़ा। बाकी अगर साइकोलॉजिकली बात करूँ तो वाकई डर बिल्कुल था। देखे, आसमान से कोई चीज़ कहीं भी आ जाए, बहुत सारे दोस्त ओवरसीज़ थे, वो कह रहे थे तुम निकल जाओ, तुम्हारा फलाना वीज़ा लगा हुआ इधर। अब बात ये है यार, माँ बाप तो इधर है ना यार, ठीक है मेरी औलाद बाहर है, मेरे भी तो माँ बाप हैं, फैमिली है, तो इंसान बड़ा उसमें कश्मकश में होता है कि यार किस छोड़ूं, किधर छोड़ूं, किस पासे जाऊं। बहुत से लोगों ने कहा कि यार कराची में ही किसी सेफ जगह चले जाओ। अब बात यह है कि यार अटैक हर जगह हो रहा है और अटैक कहीं भी हो सकता है। व्हाट इज़ अ सेफ जगह, क्या पता वहीं जाते ही सर पे ड्रोन आ जाए। तो ये जो एक डर की फिज़ा वाकई कायम हुई हुई थी। आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई, हम सब इंसान है यार, मौत से ज़ाहिर है डर लगता ही है और एक टेंशन तो रहती है। आपको अपने प्यारों का ख्याल आता है, आपको आगे का परवाह होती है कि यार आगे क्या होगा, मुल्क का क्या होगा, फलाना ढिमकाना। बहुत सारे दोस्त जो ट्रैवल कर रहे थे बाहर, जिनकी फैमिलीज़ पीछे हैं, एयर स्पेस बंद होने की वजह से वो बाहर रह गए, उनके मैसेजेस आए, रो रहे थे कि यार उधर पीछे बच्चे हैं, उन्हीं इलाकों में अटैक हो रहा है, घबराहट हो रही है, क्या करें। तो हम यही कह सकते हैं कि यार दुआ ही कर सकते हैं, देयर इज़ नथिंग वी कैन डू, वी डोंट नो कौन सा ड्रोन कौन से इलाके में जा रहा है, कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है। तो ये एक बाकायदा तौर पे एक डर का माहौल था और ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़ाहिर है परेशान थे। अब यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि यार बहादुराबाद में गिरा है, जौहर में गिरा है, मलिर कैंट में गिरा है, मगर जो बाहर बैठा उसके लिए तो कराची पूरा कराची है ना, तो उसको लगेगा कि क्या पता यार मेरे घर के करीब भी आ रहा होगा। सो लोग वाकई काफ़ी परेशान थे और दुआ भी कर रहे थे और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये मामला फिर यहीं ख़त्म हुआ, क्योंकि यार जंग कभी भी अच्छी चीज़ नहीं है। आई हैव ऑलवेज बिन वेरी वेरी वोकल अबाउट बीइंग एन एंटी वॉर पर्सन। भैया मैंने ऑलिवर स्टोन की बहुत फिल्में देखी हुई हैं, प्लाटून देख लो आज,
देखो जंग कितनी अगली होती है, इसी तरह आप भरी हुई हैं फिल्में यार इस तरह की, आपको नफरत हो जाएगी जंग से। जंग में नुकसान सिर्फ आदमी का होता है, इंसान का होता है, और उसमें कुछ नहीं होता। जंग इज़ ऑल अबाउट कि ओल्डर मैन सेंड यंगर फेलोज, और जो है ना नौजवान जानों का ज़िया होता है और कुछ नहीं होता। और मेरे नज़र में आप हार ही चुके होते हो तभी आप जंग की तरफ जाते हो। इंसान जो है, और मॉडर्न इंसान, बातचीत पे बिलीव करता है और बातचीत होनी चाहिए। अब इससे हमें सीखना भी चाहिए कि यार ऐसी क्या वजूहात हैं कि मामलात आगे नहीं बढ़ रहे। क्या हमारे पास ऐसी लाइबिलिटीज़ हैं, ऐसे लोग हैं जिसकी वजह से इंडिया इज़ फोर्स्ड टू अटैक? क्या हमें अगर आगे बढ़ना है तो क्या हमें इन लाइबिलिटीज़ के साथ रहना है? जो डॉन लीक्स वाला वाक़या हुआ था वो भी इसी चीज़ के ऊपर था कि हमने जो माजी में जो हमने एक एक्स्ट्रा फोर्स बनाई हुई है फॉर वट एवर रीज़न, हमें अब उनसे अगर हमें ट्रेड करना है, हमें इस नेबरहुड में रहना है और आगे बढ़ना है, तो हमें शायद उनको लेट गो करना होगा। और लेकिन किसी की नज़र में कोई कौन एसेट है, क्या है, यही वजूहात है जिसकी वजह से हम शायद एक सर्कल में ही घूम रहे हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्या सही क्या गलत, इट्स वेरी सब्जेक्टिव, लेकिन नुकसान ज़ाहिर है इंसानों का हुआ। एंड माई हार्ट गोज़ आउट टू ऑल दोज पीपल, ख़ास तौर पे वो बच्चे जो बहावलपुर में शहीद हुए, एंड ऑल द जवान्स हु लॉस्ट देयर लाइव्स ऑन बोथ साइड्स। नुकसान इंसान का ही हुआ है, और दुख ही होता है किसी इंसानी जान का ज़िया हो, चाहे वो सरहद के इस पार हो या उस पार हो। फैमिलीज़ बिछड़ जाती हैं, फैमिलीज़ उजड़ जाती हैं, तो जिसके दिल में दर्द होता है वो ज़ाहिर है ये दर्द रखता है और फीलिंग्स रखता है। आई होप इन फ्यूचर हम इस मामला से कुछ सीखें। अब सोचो जो बच्चे 2005 में पैदा हुए हैं, उन्होंने रिसेशन भी देख लिए, उन्होंने पेंडेमिक भी देख लिया, उन्होंने ऑलमोस्ट वॉर भी देख ली, और अभी तक वो 20 साल के हैं, शादी नहीं हुई। कितना एक्शन देखने को मिल गया उन लोगों को। सो वी नीड टू गेट ऑफ आवर हॉर्सेस, और एक सिविलाइज माशरा अगर हमें बनना है तो हमें सिविलाइज तरीके से बिहेव करना होगा। जो हमारी एक दूसरे से शिकायत हैं उनको दूर करना होगा, ट्रस्ट बढ़ाना होगा। ये लैक ऑफ ट्रस्ट ही है जिसकी वजह से मामलात आगे नहीं बढ़ पा रहे। कहीं यहाँ गलती है तो कहीं वहाँ गलती है, बिल्कुल दोनों जगह गलती ज़रूर मौजूद है, और उसको जब तक आप एड्रेस और एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो आप उसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगेन माई हार्ट गोज़ आउट टू ऑल दोज लॉस्ट लाइफ, उन सब के लिए दुआएं, और आई होप कि इस रीजन में सेंस प्रिवेल करे और हम आइंदा इस किस्म के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से बचे रहें। ये फेक न्यूज़ हो गई, ये ड्रोन हो गया, इसने पब्लिक की साइकोलॉजी पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर छोड़ा है। जिन लोगों ने धमाके सुने हैं, जिन लोगों ने ड्रोन सुना है, ज़ाहिर है उनके अभी भी जहनों में डर बैठा हुआ है। अल्लाह रहम करे सब पे, एंड आई होप इन चीज़ों से हम सीखें और आगे बढ़ें और एक बेहतरीन मुआशरा क्रिएट करें। तो ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।